बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द साउंड एंड द फ्यूरी नावल का पार्ट 2 कवर करेंगे। इस नावल को विलियम फॉल्कनर ने लिखा था, जो कि एक अमेरिकन नावलिस्ट थे। इस नावल का जो पार्ट 1 है वो मैंने कवर कर दिया है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, फिर आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। जैसा कि हमें पता है कि इस स्टोरी के 4 नरेटर्स हैं। पहले नरेटर ने पहला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। कॉम्पसन फैमिली का जो सबसे छोटा बेटा था बेंजी, उसने पहला पार्ट नरेट किया था स्टोरी का, इस नावल का। अब दूसरा पार्ट जो है वो कॉम्पसन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा क्वेंटिन नरेट करेगा। क्वेंटिन बेंजी का सबसे बड़ा भाई है, जो कि हम जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। नावल का जो सेकंड पार्ट है उसकी जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो जून 2 1910 है, और सेटिंग ऑफ प्लेस जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। नावल के जो सेकंड पार्ट का मेन पॉइंट यही है कि क्वेंटिन जो है वो सुसाइड कर लेता है, और डेट यही होती है जून 1910। चार्ल्स रिवर उस रिवर का नाम होता है जिसमें ये डूब के मर जाता है। पहले साल के आखिर में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका भी पहला साल होता है, तो ये पहले साल के आखिर में ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? वो क्यों कमिट करता है सुसाइड? वो अपनी सिस्टर की वजह से करता है। जो सोसाइटी में सोशल और मॉरल डिके होता है उसकी वजह से करता है। इसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, इसकी वजह से ये सुसाइड कर लेता है। चलो दोस्तों, इसके जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं हम सबको लाइन वाइज कवर करेंगे। तो होता कुछ यूँ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक डोम रूम है जिसमें क्वेंटिन लेटा हुआ है। वो उठता है, जागता है सुबह सुबह। डोम रूम का मतलब कोई ऐसा कमरा जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। क्वेंटिन की घड़ी टिक टिक कर रही है। वो टाइम देखता है तो 7 और 8 के बीच का टाइम होता है सुबह का, और उसे याद आता है कि ये घड़ी उसके बाप ने दी थी उसे। मिस्टर कॉम्पसन क्वेंटिन को ये घड़ी देता है कि अगर तुम कभी कोई स्पेशल इंसिडेंट भूल जाओ या कोई टाइम भूल जाओ तो ये घड़ी तुम्हें फिर उस टाइम की याद दिलाएगी। ये सोच के क्वेंटिन थोड़ी देर के लिए उठता है और फिर से बेड पर लेट जाता है। फिर क्वेंटिन को अपनी बहन की शादी का ख्याल आता है, कि जो कि 2 महीने पहले ही हुई है, अप्रैल में। इसके फादर मिस्टर जैसन रिचमोंड कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन, इन दोनों ने अपनी बेटी कैडी की शादी अनाउंस की थी। ये ख्याल सोच रहा होता है क्वेंटिन के शरीफ आ जाता है। शरीफ जो है वो क्वेंटिन का रूममेट है। वो इसके थॉट्स को इंटरप्ट करता है, उसे बताता है कि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं बेल बजने में और तुम अभी तक रूम में लेटे हुए हो और क्लास का टाइम होने वाला है। तो क्वेंटिन कहता है, ओ मुझे तो ख्याल ही नहीं था यार, इतना टाइम हो गया। फिर वह शरीफ को कहता है कि तुम चले जाओ, मेरा इंतज़ार ना करो। शरीफ चला जाता है। फिर क्वेंटिन उठता है और खिड़की के पास जाता है। खिड़की से देखता है कि स्टूडेंट्स का रश लगा हुआ है बाहर, यानी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का। एक लम्हे के लिए वो एक बंदे को देखता है जिसका नाम होता है स्पोर्ड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्वेंटिन का सीनियर होता है। स्पोर्ड एक बार क्वेंटिन की वर्जिनिटी का मजाक बनाता है और इसके रूममेट शरीफ को इसका हस्बैंड बोलता है। तो ये बात स्पोर्ड को देखने के बाद क्वेंटिन को फिर से याद आ जाती है। क्वेंटिन को अचानक से ख्याल आता है कि उसने अपने फादर मिस्टर कॉम्पसन को ये बात बताई थी कि उसने और उसकी सिस्टर कैडी ने इंसेस्ट किया है। दोस्तों, इंसेस्ट का मतलब है कि कोई ऐसा बंदा जिसके साथ निकाह हराम हो, आप उसके साथ हम बिस्तरी करो। यानी कि एक बहन और भाई, एक बाप और उसकी बेटी, इनकी शादी नहीं हो सकती आपस में। और अगर ये कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं तो इसको इंसेस्ट बोलते हैं। तो कैडी का और जो क्वेंटिन होता है, इन दोनों का कोई ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन ना कैडी की इज़्ज़त बचाने के लिए क्वेंटिन क्या करता है, अपने बाप मिस्टर कॉम्पसन को कहता है कि उसने यानी क्वेंटिन ने और उसकी बहन कैडी ने इंसेस्ट किया है। दोस्तों, सीन कुछ यूँ था कि कैडी एक बंदे डेल्टन एम्स उसका नाम होता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब कॉम्पसन फैमिली पर दब्बा लगने वाला होता है। लड़की बिना शादी किए और किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना ले और उसका बच्चा होने वाला हो जाए तो फिर बड़ी फ़िक्र होती है। तो कॉम्पसन फैमिली को भी बड़ी फ़िक्र थी, और ख़ास तौर पे क्वेंटिन को कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र थी और अपनी ख़ानदान की ऑनर की। तो वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि कैडी ने किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाया, बल्कि क्वेंटिन ने और कैडी ने दोनों ने इंसेस्ट किया। ये क्वेंटिन खुद अपने बाप को कहता है, लेकिन इसका बाप बोलता है कि तुम्हारी ये जो फीलिंग है ना, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है और इसका कोई भी मतलब नहीं बनता ये तुम जो बातें कर रहे हो। यानी कि क्वेंटिन की बात नहीं सुनी जाती और सबको पता चल जाता है कि कैडी ने
किसी के साथ इलीगल रिलेशन बनाया जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसका बेबी होने वाला है। तो ये ख्याल सोच के क्वेंटिन को अचानक से गुस्सा आता है। वो अपना हाथ ड्रेसर पे मारता है, जहाँ पे कपड़े रखे होते हैं, यानी कपड़े रखने वाली अलमारी पे अपना हाथ ज़ोर से मारता है। तो जो उसने घड़ी पहनी होती है उसका ग्लास टूट जाता है और इसकी एक फिंगर भी कट हो जाती है। घड़ी का ग्लास टूट जाता है लेकिन वो चलती रहती है। तो फिर ये क्या करता है, घड़ी को साफ़ करता है और एक सूटकेस पैक करता है। घड़ी का जो ग्लास होता है उसे क्लीन करता है। फिर ये बात लेता है और शेव करता है। इसके बाद ये 2 नोट लिखता है। 2 नोट्स होते हैं, एक ये अपने बाप को पोस्ट ऑफिस से जाके मेल कर देता है और एक नोट्स जो होता है वो इसने अपने रूममेट शरीफ को देना होता है। उस नोट को ये अपनी फ्रंट वाली जो पॉकेट होती है उसमें डाल लेता है। ये बाहर जाता है और एक ब्लैक मैन होता है उसकी तलाश में बाहर देखता है इधर उधर। उसका नाम डेक्कन होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो फिर ये ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। फिर ये क्लॉक शॉप पे जाता है और वहाँ पे अपनी टूटी हुई घड़ी दिखाता है उसको, जो वहाँ पे वर्कर होता है जो वॉच को रिपेयर करता है। पहले तो कहता है ये घड़ी ठीक कर दो, बाद में वो कहता है कि रहने दो, तुम इसे ठीक ना करो। क्वेंटिन बोलता है कि मैंने ये घड़ी अब ठीक नहीं करवानी। फिर वो ट्रेन स्टेशन जाता है। जब वो ट्रेन में सवार होता है तो उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में था ना, तो वो 1 मिनट में जो सेकंड्स होते हैं उनको गिना करता था। लेकिन उसे याद आता है कि मैंने कभी भी सही सेकंड्स नहीं गिने थे। और क्वेंटिन कभी भी अंदाज़ा ना लगा पाया कि कब बेल रिंग करेगी, स्कूल बेल। फिर क्वेंटिन को वो दिन याद आते हैं जब इसका भाई जो बेंजी था, बेंजामिन, उसका नेम मोरी से बेंजी रख दिया गया। ट्रेन से फिर वो उतर जाता है और एक दरिया के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है पुल के ऊपर। वो पानी में देखता है, अपने शेडोज़ को देखता है और सोचता है कि मैं इसमें डूब जाऊं, यानी कि वो सुसाइड का सोच रहा है। पुल के ऊपर से वो दरिया में देख रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम गैरल्ड ब्लैंड होता है, उसको देखता है। गैरल्ड ब्लैंड जो होता है ये डींगे हाँकता है और रिवर के अंदर ये एक कश्ती चला रहा होता है जब क्वेंटिन इसे देखता है पुल के ऊपर से। फिर क्वेंटिन के माइंड में बहुत पेनफुल मेमोरीज आती हैं अपनी बहन कैडी के बारे में, कि किस तरह से कैडी ने इलीगल रिलेशन बनाया एक पर्सन के साथ, डेल्टन एम्स के साथ। वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद इज़्ज़त को बचाने के लिए हर्बर्ट हेड के साथ शादी करनी पड़ी इसे। क्वेंटिन को याद आता है कि हर्बर्ट ने क्वेंटिन के भाई जैसन को जॉब देने का वादा किया था, एक बैंक जॉब। फिर ये अपनी मदर मिसिस कॉम्पसन के बारे में सोचता है क्वेंटिन, और गैर वाज़ह तौर पर सोचता है कि इसकी माँ बहुत ज़्यादा घमंडी थी, बहुत ज़्यादा प्राइडी थी। वो कहता है कि कैडी को रियल मदर नहीं मिली, और जब क्वेंटिन को खुद नीड थी अपनी मदर की तब भी वो अपनी माँ के पास ना जा सका। फिर अचानक से क्वेंटिन को डेक्कन मिल जाता है जिसको वो तलाश कर रहा था। फिर वो अपनी जेब से वो नोट निकालता है जो उसने लिखा होता है, और वो डेक्कन को कहता है ये नोट तुम शरीफ को दे देना अगले दिन। क्वेंटिन एक ट्रॉली में सवार हो जाता है और उसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में और टाइम के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि वो शादी से 2 दिन पहले हर्बर्ट से मिला था, यानी कि इसकी सिस्टर का जो मंगेतर था, कैडी का मंगेतर हर्बर्ट, उससे मिला था। तो बातों बातों में ये लड़ने ही लगे थे हर्बर्ट और क्वेंटिन के। कैडी आ गई बीच में और उसने क्वेंटिन को अलग कर दिया हर्बर्ट से। कैडी क्वेंटिन को बताती है कि मैं बीमार हूँ। तो क्वेंटिन सोचता है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम शादी क्यों कर रही हो। कैडी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपनी प्रेगनेंसी को मैं इस ख़ानदान पर अब दब्बा तो नहीं ना बनने दे सकती, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। क्वेंटिन कैडी से पूछता है कि क्या तुम बहुत सारे आदमियों के साथ सोई हो। तो कैडी गैर वाज़ह तौर पर रिप्लाई करती है। ये मेमोरी है जो सोच रहा है क्वेंटिन। अभी 2 महीने ही हुए हैं इसकी सिस्टर की शादी को। फिर क्वेंटिन कैडी से सवाल करता है, उसे ये मेमोरी याद आती है कि उसने ये भी सवाल किया था कैडी से कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है, जिसकी तुम माँ बनने वाली हो अभी, जिस बच्चे की। वो फिर गैर वाज़ह तौर पर जवाब देती है, यानी कि उसे नहीं पता होता इस बच्चे का बाप कौन है। नोवेल के सेकंड पार्ट के नरेटर क्वेंटिन को फिर अपने बाप की मेमोरी याद आती है एक। क्वेंटिन का बाप मिस्टर कॉम्पसन इसको कहता है कि क्वेंटिन तुम इतना ज़्यादा अपसेट इसी वजह से हो क्योंकि अभी तक तुम खुद वर्जन हो। मिस्टर कॉम्पसन जो है वो कैडी की प्रेगनेंसी के बारे में, उसकी वर्जिनिटी के लूज़ होने के बारे में कोई ज़्यादा इतना फिक्रमंद नहीं है। वो कहता है कि वर्जिनिटी जो है ये मैन का बनाया हुआ एक अपना ही कॉन्सेप्ट है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, वर्जिनिटी कोई चीज़ नहीं होती। क्वेंटिन फिर से ब्रिज पे खड़ा हो जाता है और दरिया में देखने लग जाता है। उसे मेमोरी याद आती है कि उसने अपनी बहन कैडी को मना किया था कि तुम हर्बर्ट से शादी ना करो, क्योंकि हर्बर्ट एक ब्लैक गार्ड था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ इसने कार्ड में चीटिंग की। कार्ड एक गेम होती है, उसमें इसने चीटिंग की और इसको क्लब से निकाल दिया गया।
क्वेंटिन को याद आता है कि उसने अपनी बहन कैडी को एक और मशवरा दिया था कि हम दोनों ना जेफरसन से भाग जाते हैं जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, और जो मुझे ट्यूशन फ़ी मिली है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हम उस पर गुजारा कर लेंगे। लेकिन कैडी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर कॉम्पसन ने बेंजी का जो स्पेशल पास्चर था, उसका जो पसंदीदा पास्चर था, उसको बेच के तुम्हारी फ़ीस पे की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, हम इसको भाग कर यूज़ नहीं कर सकते। यानी क्वेंटिन सोच रहा है कि उसने किस तरह से कैडी को मना किया था शादी से, लेकिन फिर भी कैडी ने शादी कर ली और उसके बाप ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की। क्वेंटिन के जो मौक़िफ़ था क्वेंटिन का, क्वेंटिन की राय की कोई उसने वैल्यू नहीं रखी उसके वालिद ने, और ना ही कैडी ने। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। क्वेंटिन जो है एक लिटिल इटालियन गर्ल को देखता है बेकरी में। वो उस लड़की को कुछ ब्रेड खरीद के देता है। फिर क्वेंटिन जो है वो उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। छोटी सी जो लड़की होती है वो जानना चाहता है कि इसकी लोकेशन किधर है, लेकिन ऐसा करते हुए उस लड़की का जो भाई होता है ना, बड़ा भाई जूलियो, वो आ जाता है और उसे लगता है कि क्वेंटिन जो है उसकी बहन को किडनैप करने के लिए इसका पीछा कर रहा है। तो वहाँ पे शोर मच जाता है, कांस्टेबल आ जाता है, वो पकड़ के क्वेंटिन को ले जाता है। जाते हुए क्वेंटिन देखता है कि शरीफ, स्पॉट, गैरल्ड ब्लैंड और मिसिस ब्लैंड जो होती है वो कुछ नौजवान लड़कियों के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि क्वेंटिन को ये कांस्टेबल लेके जा रहा है, तो वो भी क्वेंटिन के साथ चल देते हैं, क्वेंटिन के जो दोस्त होते हैं। फिर क्या, क्वेंटिन जो है वो $7 पे करता है और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। मतलब फ़ाइन के तौर पे इसे $7 देने पड़ते हैं। फिर वो अपने दोस्तों में शामिल हो जाता है। क्वेंटिन जो गैरल्ड ब्लैंड होता है वो कहानियाँ सुनाता है किस तरह से उसने वुमेन को एक्सप्लॉइट किया था। गैरल्ड ब्लैंड की बातें सुन के क्वेंटिन को फिर से अपनी बहन कैडी की याद आ जाती है कि उसने डेल्टन एम्स के साथ सेक्स किया था, और क्वेंटिन को फिर से याद आता है कि उसने एक और मशवरा दिया था अपनी बहन कैडी को कि हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया कैडी ने। फिर क्वेंटिन एक और मशवरा देता है। वो जो वर्जिनिटी लूज़ हुई होती है ना कैडी की किसी और के साथ सेक्स करने की वजह से, तो क्वेंटिन वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने का कहता है। वो कहता है सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हारी इज़्ज़त बच जाएगी। मिस्टर कॉम्पसन को ये बताएंगे कि क्वेंटिन ने कैडी के साथ कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और जो सच्चाई है वो छुप जाएगी। फिर क्वेंटिन होता है वो डेल्टन एम्स को मारने की धमकी भी देता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। क्वेंटिन अपने दोस्तों के साथ है। वो गैरल्ड ब्लैंड से पूछता है क्या तुम्हारी कोई बहन है। वो कहता है कि नहीं है बहन मेरी कोई। तो अचानक से क्वेंटिन उस पर अटैक कर देता है और गैरल्ड को मारता है। गैरल्ड भी आगे से मारता है और इसको पीटता है क्वेंटिन को, और क्वेंटिन की जो आई है वो ब्लैक हो जाती है। फिर क्या, क्वेंटिन जो है लड़ाई के बाद वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चला जाता है। अपने रूम में जाता है। उसे फिर से याद आती है कि उसने अपने वालिद मिस्टर कॉम्पसन को बताया था कि कैडी और क्वेंटिन ने दोनों ने इंसेस्ट किया है और कैडी इस वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन उसका वालिद मिस्टर कॉम्पसन इस बात से इनकार कर देता है। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जो ये फीलिंग्स है ना वक्त के साथ साथ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। ये तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हें ये जो दुख है अपनी बहन कैडी के प्रेग्नेंट होने का, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमें दिखाई देता है कि मिस्टर कॉम्पसन को कोई इतनी फ़िक्र नहीं है। वो कहता है कि ये मैन का ही कंसेप्ट है, वर्जिनिटी जो है ऐसा कुछ नहीं होता, और क्वेंटिन तुम इतनी टेंशन ना लो, तुम्हारी ये जो फीलिंग्स है, ये तुम्हारा दुख है, वक्त के साथ साथ खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बेल बजती है क्लास की। क्वेंटिन उठता है, ब्रश करता है, अपनी घड़ी शरीफ के डेस्क में रखता है और अपनी हैट लेके बाहर चला जाता है रूम से। दोस्तों अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इस नावल का जो है उसका एनालिसिस करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। जो पार्ट 2 है ना, क्वेंटिन की जो नरेशन है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि वह पर्सनल हो गए, अपना पॉइंट बयान करता है। ऐसे हो जाता, मैंने खुद मशवरा दिया कैडी को, वो ऐसे कर लेती। यानी कि क्वेंटिन का जो नरेशन है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन जो बेंजी का नरेशन था वो ऑब्जेक्टिव था। यानी कि वो इंडिपेंडेंट होकर सोचता था, वो अपनी सोच पे डिपेंड नहीं करता था, और उसने भी अपनी मेमोरीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव होकर बयान की बेंजी ने। इसके अलावा जो क्वेंटिन है वो काज और इफ़ेक्ट की बात करता है कि वजह क्या थी, इसका असर क्या होगा, और जो बेंजी है वो काज और इफ़ेक्ट पे कोई ऐसा नरेट नहीं करता इवेंट्स को। जो बेंजी की नरेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थी, और जो क्वेंटिन की नरेशन है ये इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जो क्वेंटिन का माइंड है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और बेंजी का माइंड इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजी मेंटली थोड़ा डिसेबल्ड था। इसलिए अपनी नरेशन में वो कभी किस इवेंट पे जाता है, कभी किस पे, वो एक सीक्वेंस में नहीं चलता, उसको मेमोरीज भूल भी जाती हैं। लेकिन जो क्वेंटिन है
ये obsessed हुआ पड़ा है मेमोरीज के साथ और अपने पास्ट के साथ। इसको कोई चीज़ भी नहीं भूलती और बड़ी स्ट्रिक्टली ये अपनी मेमोरीज़ को याद करता है। विलियम फॉल्कनर जो है वो क्वेंटिन की नरेशन में मेमोरी और टाइम पर ना बड़ा फोकस करता है, बड़ा ज़ोर देता है। बार बार हम देखते हैं कि जो क्वेंटिन की वॉच है उसका जिक्र किया गया है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की क्लॉक्स हैं उनका जिक्र किया गया है, वो टिक टिक करती हैं, यानी कि टाइम का असर दिखाया गया है इधर। क्वेंटिन मेमोरीज और टाइम में फंस के रह गया है, कैडी की बार बार याद आती है। इसके अलावा क्वेंटिन जो है वो शेडोज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपनी नरेशन में। शेडोज़ जो है वो सन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सेकंड पार्ट की जो नरेशन है वो फिर कैडी के ख्यालात के बारे में ही है, जो कि क्वेंटिन के माइंड में बार बार आ रहे हैं कि कैडी ने ऐसा क्यों किया और उसकी फैमिली पर एक दब्बा लग गया उसकी वजह से। सेकंड पार्ट में अमेरिका के जो साउदर्न पार्ट है उसकी वैल्यूज़ दिखाई गई हैं कि वहाँ पे जो इज़्ज़त है वो बड़ी मैटर करती थी। और जो कॉम्पसन फैमिली है यह भी साउदर्न एरिया में रह रही थी, तो इनकी ट्रेडिशन में, इनकी वैल्यूज़ में जो इज़्ज़त है, ऑनर है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन कैडी ने क्या किया, इज़्ज़त ख़राब कर दी अपने ख़ानदान की। और जो क्वेंटिन है इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। और ये जो सारा सेक्शन है दूसरा, ये क्वेंटिन के कैडी के बारे में ख्यालात पर ही मुश्तमिल है। साउदर्न सोसाइटी में ये था कि जो मैन है, जो मर्द हैं वो जेंटलमैन बन के रहें और जो वुमेन है वो प्योर बन के रहें। लेकिन कैडी ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया और सोसाइटी एक हल बचा क्वेंटिन के पास। इसने कहा मैं भी खुद को मार लेता हूँ, कैडी तुम भी खुद को मारो। लेकिन कैडी ने मना कर दिया। इसने जब अपने बाप को कहा कि कैडी के साथ मैंने कुछ ऐसा वैसा काम किया, इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, मैं उसके बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, लेकिन उसका जो बाप है वो इस बात को भी नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो वर्जिनिटी है ये फिर मैन का ही कंसेप्ट है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर कॉम्पसन के ये ख्यालात हैं और मिस्टर कॉम्पसन कोई केयर नहीं करता क्वेंटिन के बारे में कि वो क्या सोच रहा है, वो कितना ज़्यादा दुखी है, कितना ज़्यादा हर्ट है। इसके अलावा जो मॉडर्न साउदर्न पार्ट था अमेरिका का और जो ओल्डर साउदर्न पार्ट था उसका भी कंपैरिजन किया गया है। डेमोडी जो थी वो कॉम्पसन फैमिली की बुज़ुर्ग थी और वो तो 1898 में ही मर गई ना, ये सारे इवेंट्स होने से पहले ही। 1910 में ये इवेंट हुए थे सारे, इससे पहले ही डेमोडी मर गई। यानी कि जो बुज़ुर्ग थे वो चले गए, अब पुरानी रवायात ख़त्म हो गई बुज़ुर्गों की मौत के साथ ही। अब न्यू जनरेशन है तो सारी जो ट्रेडिशन है वो भी न्यू होगी। तो जो मिस्टर कॉम्पसन है वो कोई केयर नहीं करता, वो कहता है वर्जिनिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। ये सारे ख्यालात, ये सारी यादें, ये सारी मेमोरीज़ और वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट, टाइम का कॉन्सेप्ट, इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट, ये क्वेंटिन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और यही सोच सोच के वो सुसाइड कर लेता है। सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।